नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे कर्तव्य पथ से, जहां इस वक्त राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति भवन से प्रधानमंत्री मोदी को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी समस्त लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रही हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आ रही हैं। साथ में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी बतौर मुख्य अतिथि इस गणतंत्र दिवस के परेड का अवलोकन करेंगे। खासतौर पर उन्हें इनवाइट किया गया था, वह इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और तस्वीर में आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं, भारत की राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और उनके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि का परिचय करवाया। सेना के समस्त अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से वहां पर मौजूद थे। तीनों सेना के जो विंग हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, उनके प्रमुखों से उनका परिचय करवाया। और उसके बाद अब समस्त मुख्य अतिथि के साथ सभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेज पर अब सब मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही कर्तव्य पथ का ये विहंगम नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। सैन्य शक्ति और विरासत की झलकी आप थोड़ी ही देर में देखने को लोगों को मिलेगी। कर्तव्य पथ से ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर पहले भारत के प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का उन्होंने परिचय करवाया है तीनों सेना के प्रमुखों से। और उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए तस्वीरों में उपराष्ट्रपति भी अब नजर आ रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति का। जगदीप धनखड़ आप देख सकते हैं और राष्ट्रपति इंडोनेशिया से भी गले मिलते हुए वह नजर आ रहे हैं। पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ चल रहे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सीट ग्रहण कर ली है। The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Birwal, giving the command, the PBG or the President's Bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving to sew a tapestry that will take us into the past, foreground the present and herald the है वहां पर जो परेड है अब उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मुख्य अतिथि के साथ ही तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं उन्होंने अपना सीट ग्रहण कर लिया और उसके साथ ही अब सब इंतजार हैं भारत की ताकत को, उसे देखने के लिए, उसे निहारने के लिए। और पूरी दुनिया अब इस पल का गवाह बनेगी, क्योंकि हर किसी की निगाहें अब कर्तव्य पथ पर जाकर टिकी है। क्योंकि भारत की सेना की जो शक्ति है, भारत के पास जो अचूक उपकरण हैं, वह सब अब थोड़ी देर में दर्शाए जाएंगे, उनकी झांकियां प्रस्तुत की जाएगी कर्तव्य पथ पर। इसके साथ ही जितने भी तमाम राज्य हैं, राज्य की भी सांस्कृतिक झांकियां अब वहां पर थोड़ी देर में शुरू होगी।
विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल, 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ इस समारोह में मौजूद और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं।
परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And the flash in blue and white you see behind our gallantry award winners, the Gendarang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy, a 190-member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning. What a visual treat. Proud moment for our chief guest too as the band goes past the saluting base. Snare drums, beliras, trumpets, flutes, all a part of the band. Behind their band, we have the marching contingent. The Indonesian National Armed Forces, TNI, showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. Meticulous training, synchronized steps, perfect timing. And now, approaching the saluting base, we have the 1st Army contingent of the 61 Cavalry, led by Lieutenant Ahan Kumar. Raised in 1953, 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. With 39 battle honors, their motto, Ashwa Shakti Yashabal, which means horsepower is forever supreme. A flash of gold in the sky, a flash of gold on Kartavya Path. Behind the clip-clop of the hoofs, we have the rumble of the tanks. The mechanized columns, leading the mechanized columns, the T-90 Bhishma, the main battle tank, commanded by Captain Navjot Singh Atwal of 74 Armoured Regiment, a symbol of India's cutting-edge military prowess. Powerful 125mm smoothbore gun, a 7.62mm coaxial machine gun, and a 12.7mm anti-aircraft gun. The tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay ya Veergati. कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी।
17वीं बटालियन से इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए एनवी निमिष के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण उसका परिचायक। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. And next coming in, Integrated Battlefield Surveillance System. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short-span bridging system proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology.
And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defence Missile Regiment and Captain Shramishta Datta of 50 Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace. कर्तव्य पथ पर अब मार्चिंग दस्तों का जोश। चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य पहला, हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated in both the world wars. The motto of the regiment, Sangathan va Veerta, and the war cry, Jat Balwan Jai Bhagwan. And behind them, the next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. Following them, combined military band, the combined band of Sikh Light Regiment Centre, Bihar Regiment Centre and Ladakh Scouts Regiment Centre, comprising 73 musicians. The band led by Subedar Honorary Captain Bishan Bahadur Chhetri of Ladakh Scouts Regiment Centre and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Centre, Subedar Arun Kumar of Bihar Regiment Centre and Subedar Chering Galson of Ladakh Scouts Regiment Centre, playing the lilting tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And now the next contingent, the Mahar Regiment led by Captain Aman Kumar Singh. The motto of the regiment, Yash Siddhi, and the war cry, Bolo Hindustan Ki Jai. The regiment honored with 12 theatre honours, 9 battle honours. और कर्तव्य पथ पर आप ये झांकियां तो देख ही रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। संजीव साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है, गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं। और यह सर जी सर, और यह जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। और यह जो आप देख रहे हैं, जो पूरा भारत देख रहा है और पूरा विश्व देख रहा है, कर्तव्य पथ पर भारत की
शक्ति की एक झांकी को वहां से गुजरते हुए। इसके बारे में भी आप अपने अनुभव, अपने राय हमारे साथ साझा करें, दर्शकों के साथ साझा करें सर। और यह शक्ति प्रदर्शन हमारे लिए तो क्या मायने रखता है हम जानते हैं, लेकिन दुनिया के लिए क्या मायने रखता है, इसके ऊपर भी एक थॉट आप जरूर बताएं हमारे साथ। जी कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपको और आपके सभी दर्शकों को, समस्त देशवासियों को और पूरे विश्व में जहां कहीं भी भारतवंशी मौजूद है, सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और इस बात की आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी करता हूं कि हम सभी अपने राष्ट्र को विकसित भारत बनाने की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ाएंगे और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे। और आज जो कर्तव्य पथ पर आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य इस बात को दर्शाते हैं कि भारत की जो कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर है वो लगातार सशक्त हो रही है, लगातार मजबूत हो रही है और भारत एक स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें हमारा आज के समय का विकास भी है और साथ ही साथ इसमें विरासत की जो एक अटूट अटल जो नींव है वो भी मौजूद है। और जो सांस्कृतिक झांकियां हैं वो भारत की जो सभ्यता है, भारत की संस्कृति है, भारत का जो पूरा इतिहास है, जो गौरव है ऐतिहासिक, उसको दर्शाती हैं। और जो इस तरीके के जो एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर आधारित ये जो डिफेंस जो इक्विपमेंट हमारे हैं, हमारी जो संकल्पबद्ध और आत्मविश्वास से लबरेज जो किनाए हैं, वो सभी भारत की के कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को दर्शाते हैं। और इसी बात की आज लगातार आवश्यकता है कि हम अपने कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को लगातार सशक्त बनाएं और मजबूत बनाएं। और ये जो कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को सशक्त और मजबूत बनाने का और विकसित भारत की तरफ बढ़ने का जो हमारा जो कर्तव्य है, ये जो कर्तव्य न सिर्फ हमारे अपने राष्ट्र के लोगों के लिए है बल्कि ये पूरे विश्व के लिए भी है। और कुणाल जी, मैं इस बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ, बिल्कुल सर, बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ देख रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा संजीव सर, हम फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लगातार फौरन खबरें जारी है, हम लौटते हैं तुरंत। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं हम कर्तव्य पथ, जहां पर भारत अपनी ताकत को प्रदर्शित कर रहा है। झांकियां निकल रही हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम मिलिट्री बैंड्स प्ले हो रहे हैं, एक के बाद एक सेना के तीनों अंगों की वहां पर प्रदर्शनी हो रही है। उनकी ताकत की, उनकी झलकियां हमें देखने को मिल रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको कर्तव्य पथ की दिखा रहे हैं। 3 MiG-29 air superiority fighter aircraft led by Group Captain Amit Ranjan, Vayu Sena medalist.
The Air Force Band, led today by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier. Dressed in resplendent ceremonials, the band has enthralled our countrymen all across with their soul-lilting tunes. And behind the Air Force Band is the IF marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. The contingent commander, squadron leader Mahinder Singh Gorati, with Flight Lieutenant Nepo Moringatham. और कर्तव्य पथ की तो आप तस्वीरें देख ही रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ज्योति कलश साहब जुड़ चुके हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी नागालैंड, फॉर्मर IAS, वो हमारे साथ हैं और उनका हम रुख करेंगे। स्वागत है ज्योति सर आपका हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले चूंकि आज गणतंत्र दिवस है, उसके इस पावन दिन के लिए हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं सर। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। और सर, आप चूंकि नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, आप रेसिडेंट कमिश्नर भी रह चुके हैं नागालैंड के यहाँ पर दिल्ली में, ऐसे में आपके पास भी वह लंबा अनुभव है जिसे आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। और आज से बेहतरीन मौका क्या ही हो सकता है जब हमारे दर्शक भी आपको सुने। सर, आप नागालैंड में काफी वक्त तक रहे, आपने वहां की परिस्थितियों को देखा। आज हम सशक्त भारत को देख रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री लगातार बोलते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी की वो बात करते हैं, लगातार लोगों के सामने बताते हैं। सर, इस लुक ईस्ट पॉलिसी को लेके खास तौर पर नागालैंड के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं? कलश सर। सबसे पहले तो इस 76वीं गणतंत्र दिवस पर हम अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देता हूँ। जहाँ तक नागालैंड की बात है तो नागालैंड को मैंने 2 तरीके से संभाला। एक, जब मैं वहाँ था, नागालैंड के विभिन्न जिलों में था, कई जगहों पर काम किया। और दूसरा, नागालैंड सरकार का नागालैंड भवन जो दिल्ली में था। तो 2 अनुभव हमारे रहे हैं नागालैंड के साथ जी। जहाँ तक नागालैंड प्रदेश की बात है, बहुत ही जोश खरोश से वहाँ पर गणतंत्र दिवस हो या इंडिपेंडेंस डे हो, स्वाधीनता दिवस हो, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। लोग बहुत उमंग से मनाते हैं, बहुत उत्साह रहता है। और गणतंत्र दिवस मुझे याद है, कई दफ़ा मुझे सलामी लेने का मौका मिला वहाँ पर। इतने लोग खुश होते हैं, इसकी पूरी तैयारी चलती है और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का ये जो पार्ट है, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो बाहर से अगर कोई देखे तो लगता है कि पता नहीं ये कितनी दूर है, वहाँ के लोग कितना समझते हैं, इंडिया के बारे में कितना वो जानते हैं। वहाँ जाने पे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हिंदुस्तान को। ये बहुत अच्छा लगता है जब उनके ज़ुबान से हम सुनते हैं, जय हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में जी। दूसरी बात, यहाँ पर नागालैंड हाउस में जब मैं यहाँ पर मुख्य स्थानीय आयुक्त था, चीफ रेसिडेंट कमिश्नर था, तो यहाँ पर कई बार सलामी लेने का मुझे मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगता है, खूब बड़े संख्या में लोग आते हैं, बड़ा खाना होता है, नागा क्विजीन्स को हम लोग सर्व करते हैं। बहुत सारे डिप्लोमेट्स आते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, लोकल हमारे फ्रेंड्स बहुत आते हैं, डिफरेंट भवन से लोग आते हैं, सीनियर ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स, एक बड़े तादाद में लोग आते हैं और झंडोत्तोलन को देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आपका सवाल जो लुक ईस्ट पॉलिसी का है, तो अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये लुक ईस्ट पॉलिसी या नॉर्थ ईस्ट विजन बनाया। इसके पीछे यही बात थी कि नॉर्थ ईस्ट जो कभी पिछड़ा रीजन हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था, इसको कैसे डेवलप किया जाए, वहाँ की बैकवर्डनेस को कैसे ख़त्म की जाए, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाए और कैसे इसको कनेक्ट किया जाए नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ आए हैं। आज देखिए वहाँ पर रोड स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इतना काम हुआ है कि एक सेल्फ सस्टेनेबल वहाँ पर ग्रोथ हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट है सिक्किम, जहाँ पहले, और नागालैंड भी एक ऑर्गेनिक स्टेट है। बहुत कृषि में विकास हुआ है और एक विकसित भारत के विकास की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। जी।
अब सर बिल्कुल, अब जब नागालैंड की हम बात करते हैं तो ये आमतौर पर समझा जाता है कि भारत में अभी भी मुख्य धारा में, भारत के एक्चुअल एग्जिस्टेंस में हम उसको लाने की कोशिश करते हैं। चिकन नेक का वह कॉरिडोर, वह इलाका, उसके साथ एक सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत लगातार बात होती है, क्योंकि चाइना से सटा वो पूरा इलाका है। ऐसे में सर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नागालैंड को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार क्रॉस बॉर्डर रोहिंग्यास की हम बात करते हैं, म्यांमार से उनका आना। ऐसे में नागालैंड के पर्सपेक्टिव में आप इस जो क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह की बात आती है, खासकर रोहिंग्यास को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर, उस पर आपका पर्सपेक्टिव सर? ज़रूर नॉर्थ ईस्ट पूरा क्षेत्र जो है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, वहाँ पर अगर नागालैंड की बात करें तो म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर है, लंबा बॉर्डर है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चाइना के साथ उसका बॉर्डर लगता है, बहुत क्लोज है। सिक्किम, नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है। एक चिकन नेक है, तो नेपाल भी है, चाइना भी है, भूटान है एक तरफ। ये सब बड़ा सेंसिटिव इलाका है जी। मणिपुर है, अगेन वो म्यांमार के साथ सटा हुआ है। मिजोरम है, और फिर अगर आप देखें त्रिपुरा को तो वो बांग्लादेश के साथ सटा हुआ है। तो हम लोग की जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, चाइना भी है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आए कि बहुत इन्फिल्ट्रेशंस होते रहे हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में। इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश बहुत लोग आए और वो सेटल कर गए। अब इस प्रोसेस में वहाँ की आबादी बिल्कुल बदल गई है। मुझे याद है अच्छी तरह जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, जब लोगों की आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी जी, तो इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आसाम में। और वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग स्प्रेड कर रहे थे डर के मारे। जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, चेक किया जा रहा था डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे आधार कार्ड गलत पाए गए, पैन कार्ड भी निकले हैं जो कि फर्जी थे, फेक थे। ये सब मैनेज कर रखा है। तो ये लोग डर के मारे डिफरेंट स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में घुसना स्टार्ट किया। नागालैंड में आज इतने बांग्लादेशी आ गए हैं, ये मैटर ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न है। वहाँ की आबादी बहुत बदल गई है। मैं किसी खास समुदाय के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, सब लोग वेलकम होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न तो है, एक सुरक्षा का खतरा तो है ही, प्लस इकोनॉमिक बर्डन्स, जो हमारे जो इकोनॉमी है वो बहुत प्रेशराइज्ड हो गई है जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे सुरक्षा के हित में नहीं है। भारत सरकार बहुत सारे कदम उठा रखी है, नागालैंड सरकार और अतः जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन लोगों ने भी कदम उठाए हैं, और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ये CAA को इम्प्लीमेंट किया जाए, अग्रेसिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो जेन्युइन है वो रहे, जो जेन्युइन नहीं है उसको डिपोर्ट कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत वाजिब फरमाया सर आपने। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास दोबारा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए आएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कर्तव्य पथ की। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगातार मार्च हो किया जा रहा है और लोग वहां पर बैठकर इस अद्भुत दृश्य का नजारा ले रहे हैं। And Head Constable Suresh Chandra Saini now leading the Railway Protection Force brass band consisting of 92 personnel playing the tune Veer Sainik. फैंटास्टिक, बढ़िया फिल्म, एकदम और सटीक एक्टिंग। Divisional Security Commissioner Aditya leading the Railway Protection Force marching contingent. The motto, Seva Hi Sankalp. The RPF contingent at the Republic Day Parade showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. ग्रैंड मास्टर रोइंग गुनाव केसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ सलामी मंच के सामने। ये बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में।
कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार की कमान में। अब तक 16 बार इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। चटख सुर्ख रंगों के साथ सजावट और संगीत भी दुनिया में अपनी तरह का अकेला बैंड सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में धुन बजा रहा है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल। Color me with beauty, color me with grace, and color me with melody. Beauty in motion gliding across Kartavya Path today. Going past the saluting base, the NCC Girls Marching Contingent. Senior Wing Girls Contingent Commander Senior Under Officer Ekta Kumari, JNK and Ladakh Directorate, proudly leading this contingent of 148 girl cadets. Mountaineering, rafting, paragliding, excelled in all these. And behind them, the combined band of the NCC, led by Cadet Madhesh Ashok of Sindhya School Gwalior and Cadet Ankita Kumari of Birla Balika Vidyapeeth Pilani. The tunes Kadam Kadam Badhaye Ja and Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. Proud, loud and strong. The Senior Division Boys Contingent Commander, Senior Under Officer Prasad Prakash Vaikul of Maharashtra Directorate, leading this 148 boys strong cadet marching contingent. NCC, the largest uniformed youth organization in the world, fosters discipline, leadership and a sense of national service among India's youth. तो लगातार हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब भी बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं संजीव श्रीवास्तव साहब। संजीव साहब, लगातार हम प्रदर्शन और झांकियां देख रहे हैं और भारत अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। हमने देखा अभी एनसीसी, एनएसएस, तमाम इन कैडेट्स को और इनको मार्च पास्ट करते हुए। सर, हमारी संप्रभुता, हमारी जो एकता है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया देखती है। ऐसे में गणतंत्र दिवस का यह परेड और खासकर इन कंटिजेंट्स का मार्च क्या कुछ मायने रखता है? श्रीवास्तव साहब। जी, ये जाहिर है कि भारत की जो शक्ति है, जो भारत की सेनाओं का जो पराक्रम है, उनका जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, वो सभी को ये जो मार्चिंग कंटिजेंट दर्शा रहे हैं। और ये पूरे भारत के हर नागरिक के लिए बेहद गर्व का क्षण होता है जब हम इस तरीके के विजुअल्स देखते हैं।
हमारी सेनाओं के द्वारा जिस तरीके का दर्शन कर्तव्य पथ पर किया जाता है हर वर्ष 26 जनवरी के दिन, ये जाहिर है कि हमें नए आत्मविश्वास से लबरेज करता है और ये पूरे विश्व में भी ये मैसेज जाता है, खासकर जो हमारे जो एडवर्सरीज हैं, जो नॉर्दर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, आतंकी हो, वो सभी इस भारत की शक्ति को देख करके वो जाहिर है कि उनके अंदर एक वो भयाक्रांत होते हैं और उनके ऊपर लगाम लगाने की दिशा में भी ये एक मैसेजिंग का भी कार्य करता है। और ये जो मार्चिंग कंटिंजेंट है, ये जाहिर है कि हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, सभी के द्वारा किया जाता है और हमारी ये आंतरिक सुरक्षा, वायु सुरक्षा सभी के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संदेश लेकर के आता है। और जाहिर है कि इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक जो झांकियां निकलती हैं, जो डिफरेंट बैंड्स निकलते हैं, वो भारत की जो एक, जैसा कि मैं कह रहा था कि एक जो महान जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो विरासत है, जो भारत की जो नींव है, उसको दर्शाता है। और ये जो पूरी जो शक्ति, जो भारत का जो हार्ड पावर, भारत का सॉफ्ट पावर, ये भारत की कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को ही दर्शाता है। और इस कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर को, जैसा कि मैं कह रहा था कि लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम सभी को अपना पूरा योगदान करने की आवश्यकता है। और आज का ये जो दिन है कुणाल जी, ये प्रत्येक भारत, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्तव्य पथ पर ये परेड निकाली जा रही है, तो ये जो कर्तव्य है ये सिर्फ हमारे सैनिकों का और हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबल पदों पर बैठे हुए लोगों का ही नहीं है, बल्कि हर एक आम नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र को विकसित भारत बनाने की दिशा में, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को और अधिक से अधिक सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में अपना सर्वोच्च जो है, जो भी योगदान दे सकते हैं वो दें। जिस भी दिशा में, जिस भी फील्ड में, जहाँ कहीं भी हमारा जो भी दायित्व है उसको पूरी तरह से निभाएं। और ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ भारत के प्रति नहीं है, बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि भारत को आने वाले समय में पूरे विश्व में अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से निभाना है तो भारत को सशक्त और मजबूत बनाना होगा आंतरिक रूप से, और हमें अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को और अधिक विकसित करना होगा। तो भारत की निर्माण और विकास जो जिम्मेदारी है, ये मैं कहता हूँ वैश्विक जिम्मेदारी है, ये सिर्फ राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं है। और इसी वजह से हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और हम सभी को अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन इस दिशा में करना चाहिए। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है सर। हर किसी को इंडिविजुअली अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देना चाहिए और तभी संभवतः हम उन विकसित राष्ट्र की सूची में बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। आप श्रीवास्तव साहब बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं कर्तव्य पथ की वो झांकियां जहां तमाम कंटिजेंट्स मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, एनसीसी, एनएसएस, और उसके बाद अब देखिए जो राज्यों का सिलसिलेवार क्रम सांस्कृतिक झांकियां निकल रही है वो भी आ रही है, हम वो भी आपको State's rich culture, natural beauty and adventure tourism. छोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो सरुली सुम्याल की प्रेम गाथा झूमेलो हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा, हम सीमा के सजग प्रहरी खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। और हमारे साथ लगातार ज्योति कलश सर भी बने हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी नागालैंड। सर, आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप नागालैंड के रेसिडेंट कमिश्नर के तौर पर भी दिल्ली में नियुक्त थे। ऐसे में सर आप उन एफर्ट्स के बारे में भी बताइए जो वहां के यूथ को मेन स्ट्रीम में लाने की बात की जाती है, उसके लिए आपने क्या कुछ पहल किया यूथ को लेकर के, और खास तौर पर जब बात करते हैं कि सेंटर कितना सपोर्ट करता है
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, खासकर नागालैंड को, इन सब मुद्दों के बारे में बताइए कि आपको किस तरह के चैलेंजेस को भी सामना करना पड़ा और आपने कैसे उसे हल भी किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि एक ज़माना ये था कि नॉर्थ ईस्ट या नागालैंड से बहुत कम लोग आते थे दिल्ली। उसकी वजह थी कि इनको एक डर सा रहता था जी कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा, मुझे लोग कैसे देख करके ट्रीट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि ये मोंगोलॉइड स्टॉक को बिलोंग करते हैं, इनकी अपीयरेंस थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वो एक जो शुरू का डर था, उस डर को हटाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए। राज्य सरकार ने दिए कि भाई तुम बाहर जाके पढ़ो, वहाँ भी काम कर सकते हो। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान सब प्रदेशों के लिए है, ये सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए नहीं है। और उन लोगों में बहुत टैलेंट्स हैं, तो आप देखें इनकी संख्या बहुत बढ़ गई। और जब मैं मुख्य स्थानीय आयुक्त था नागालैंड हाउस में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो नागा हों, चाहे मणिपुर के हों, चाहे मिजोरम, हर स्टेट की स्टूडेंट बॉडीज़ है जो दिल्ली में कार्यरत है। और ये लोग बड़ी संख्या में आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चाहे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इनकी समस्याएं थी, बहुत जेन्युइन समस्याएं थी। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये जब आते थे तो यहाँ के लोग पैसा ज़्यादा डिमांड करते थे। उनको जो मकान मिलता था, जिस किराए को देना चाहते थे, हमेशा यहाँ के लोग उनसे ज़्यादा डिमांड करते थे। तो ये इनका मेजर ग्रीवेंस रहता था कि हम लोग क्यों ज़्यादा दें। दूसरी इनकी समस्या ये होती थी कि हैरेसमेंट्स हो जाते थे, चाहे वो लड़कियों को हो या लड़कों को हो। रैगिंग हो जाती थी जो कि नोटिस में नहीं आती थी, लेकिन ये लोग आके बताते थे कि सर वी आर हम लोग रैग्ड हो जा रहे हैं और परेशान हो जा रहे हैं, मकान नहीं मिल रहा है। तो फिर हम लोग को डीमोटिवेशन हो जाता है, हम वापस जाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर नागा स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली, NSUD, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नागा बॉडी यहाँ पर। तो उसके प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी को बुलाया, उन लोग से मेरी बातचीत हुई। हमने ये कहा कि मैं एश्योरेंस देता हूँ, और फिर दिल्ली पुलिस से मैंने कोऑर्डिनेट किया कि एक स्पेशल सेल आप बनाओ। MHA से जब मैं गृह मंत्रालय में था तो वहाँ पर भी मैंने इस बात को उठाया था कि एक स्पेशल सेल होना चाहिए दिल्ली पुलिस की, जो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हो। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग देता है इनमें कि अगर हाँ इनकी कोई ग्रीवेंसेस है, वो लोग सीधे जा सकते हैं वहाँ पर, अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करा सकते हैं। तो एक स्पूनर बना, स्पेशल पुलिस ऑफ दिल्ली पुलिस फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये स्पूनर बहुत इफेक्टिव बॉडी रहा और इतनी समस्याएं को और लोगों ने सुलझाया, चाहे वो क्राइम रिलेटेड हो या कोई भी हैरेसमेंट रिलेटेड हो, लड़के या लड़कियां, सबों के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा अच्छा काम किया और कर रहे हैं। दूसरी बात, जब इनकी माइग्रेशन होती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, दिल्ली आते हैं या बम्बई जाते हैं या बेंगलोर जाते हैं, तो अब आप देखिए ये लोग इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट बॉडीज हो। ये पहले नहीं हुआ करता था, बहुत कम इनकी रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी गवर्नमेंट में। और अगर गवर्नमेंट में अगर इनको नौकरी भी मिलती थी, IAS IPS, अगर ये कम्पीट कर जाते थे तो वापस अपने स्टेट में चले जाते थे। अब बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो केरला में भी हैं, जो बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, हर जगह नागा और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोगों को आप देखिएगा, उनकी पार्टिसिपेशन अच्छी खासी हो गई, रिप्रेजेंटेशन बहुत हो गई है। और उसी तरह जो नॉन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोग हैं, जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे नागालैंड कार्डर मिला, तो ऐसे कई लोग हैं, यूपी हैं, स्टेट से कुछ लोग नागालैंड में गए, कुछ मणिपुर में गए। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन हुआ है उससे भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। आज आप देखिए कितनी नागा लड़कियां जो हैं एयर होस्टेस हैं, कितनी कंपनीज में काम कर रही हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में दे आर द बेस्ट। आप इनके फैशन शोज को देखिए, हर जगह सराहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक एफर्ट रहा है भारत सरकार का और राज्य सरकार का भी, ताकि ये मेन स्ट्रीमिंग हुई है, ये लोग समझना शुरू किए हैं कि दिल्ली भी हमारी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वच्छता अभियान में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने मीटिंग ली थी, सारे ग्रुप्स आए थे और हम लोगों ने
स्वच्छता अभियान में जो प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है, उसमें बहुत बड़ी इनकी भूमिका रही है, योगदान रहा है। जी बिल्कुल, तो बेहद संजीदा अपने एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन के बारे में आपने बताया। ज्योति साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को कर्तव्य पथ की ओर लेकर चलते हैं, जहां झांकियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक के बाद एक सांस्कृतिक झांकियां निकल रही हैं। कर्तव्य पथ की ये सीधी तस्वीर। शुरू हुआ ये लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। The tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. Religion, belief, sanctity, tradition, all showcased in this. Going past the saluting base. सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में। झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभः, सर्व सिद्धि प्रदायकः। This is the tableau from Bihar, going past the saluting base. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas. A land of meditation, a land of piety. शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथग् शून्यता शून्यतायान पृथग् रूपं यद्रूपं स शून्यता। अध्यात्म से अर्थ की ओर बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार को दर्शाती वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की झांकी। घूमता हुआ सुनहरा सिक्का बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रतीक। बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, एटीएम और शाखा है हर एक ओर। सुनहरे सिक्के की खनक सुनाए, आधुनिक मुद्रा से देश जगमगाए, भारत बढ़े। और अब कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद लौटे हैं चीते। कूनो नदी के किनारे राष्ट्रीय अभयारण्य में इन चीतों का नया घर है। 24 चीते अब यहां पर हैं। देख रहे थे आप। हमारे साथ हमारे गेस्ट लगातार बने हुए संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजीव साहब, देखिए, अब बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत में तो बात होगी विविधता की भी। हम सांस्कृतिक राज्यवार झांकियां देख रहे हैं। ऐसे में सर, हमारे देश में विविधता का एक खजाना है, तो हम, और ऊपर से एक और बात भी है कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर, और जिसके ऊपर आज कल सबसे बात होती है, यूनियन और फेडरल रिलेशंस की, उस स्ट्रक्चर की बात होती है। ऐसे में सर, ये जो अद्भुत समागम है और संयोग, केंद्र सरकार के मंत्रालय की झांकी भी देख रहे हैं, राज्य की भी झांकी हम देख रहे हैं, ये क्या मैसेज देता है, क्या मायने रखता है? ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, स्पष्ट है कि भारत में विविधता तो है, लेकिन विविधता में भी एकता है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको कि हम कहते हैं, यही भारत की ताकत है। भारत एक मल्टी कल्चरल
सोसाइटी है और कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी, इस तरीके की विविधता वाला ये राष्ट्र है। और जाहिर है कि अनेक भाषाएं हैं, बोलियां हैं और अनेक डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। और चाहे आप सीधा आप अपने नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक उठा लें या जम्मू एंड कश्मीर से केरला तक उठा लें, सारा जो पूरा राष्ट्र है वो विविधता से भरा हुआ है। लेकिन इस विविधता में भी जो एक भारत की जो पहचान है वो उसका आधार है। और ये जो भारत जिसको कहते हैं हम आइडिया ऑफ इंडिया, ये हर जगह दिखाई देता है। और ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है ये सिर्फ वर्तमान की जो विविधता है उससे ही नहीं बना है, बल्कि हमारा जो पूरे राष्ट्र का एक जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, जो एक पूरा एक सभ्यता का जो इतिहास रहा है, उससे ये बनता है। और इसकी जो आइडेंटिटी है, इसके भारत की जो पहचान है वो हमेशा के लिए है, अछोड़ है, इटर्नल है, मैं कहूँगा। और इस पहचान को यद्यपि कि मिटाने की, इस पहचान के ऊपर तरीके से आक्रमण करने की कोशिशें की गई, लेकिन ये भारत ही था कि जिसने कि अपनी पहचान को लगातार बनाए रखा। और इतिहास के सारी चुनौतियों के बावजूद भी आज ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो और अधिक सशक्त और मजबूत हो रहा है। और भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी, अपनी ऐतिहासिक विरासत को भी बनाए हुए है और विकास के राह पर भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और भारत अपनी इसी जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के वजह से जाहिर है कि विश्व में एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है। कुणाल जी, भारत का जो लोकतंत्र की जो लोकतांत्रिक राष्ट्र की जो पहचान है उसको सशक्त और मजबूत बनाने में ये हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो भावना रही है उसने अपना पूरा बहुत बड़ा योगदान किया है। और ये भारत के लोकतंत्र पर भी बहुत खतरे आए। और अभी आप देखिए तो भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है वहां पर लोकतंत्र की क्या स्थिति है। लेकिन अगर भारत के लोकतंत्र को हम बचा करके रख पाए, उसे और अधिक सशक्त और मजबूत बना के रख पाए, तो जाहिर है कि उसमें जो भारत की ये जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है, और मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई और उसमें जो हमारे राष्ट्र के विजनरी लीडर्स ने जो अपना योगदान दिया, महात्मा गांधी ने जिस तरीके के सत्याग्रह के आंदोलन चलाए और उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को जनता के अंदर कूट करके भरा, और ये जो लोकतांत्रिक मूल्यों को जिस तरीके से महात्मा गांधी के नेतृत्व में आम जनमानस में पिरोया गया, मैं कहूँगा उसकी वजह से ही आज ये भारत का जो लोकतंत्र है मजबूत बना है, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी है। भारत को भी क्षति पहुंचाने की लगातार कोशिशें की जाती हैं, लेकिन ये भारत का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो हमेशा के लिए, जैसा कि मैंने कहा, और उसको कभी भी कोई मिटा नहीं सकता। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल, आई विल सेकंड दैट। और आइडिया ऑफ इंडिया जो आप कह रहे हैं वो आइडिया ऑफ इंडिया झलक भी रहा है, और उसकी कितनी बेहतर बानगी आज हमें कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रही है। श्रीवास्तव साहब, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को एक बार हम फिर लिए चलते हैं कर्तव्य पद। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए, जहां तमाम सिलसिलेवार क्रमवार तरीके से सांस्कृतिक झांकियां आपके सामने है। और अब ये देखिए दिल्ली की झांकी आपके टीवी से संबंधित, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास और डिजिटाइजेशन के लाभ इसमें परिलक्षित। ये है मेरी दिल्ली, ये है तेरी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली, ये हमारी दिल्ली। उच्च शिक्षा के अवसर है, AI विज्ञान है, रोबोटिक्स तकनीक से अब हम छूते आसमान है। कला, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास की जान, दिल्ली है भारत की शान, दिल्ली है भारत की शान। From a snapshot of Delhi, we now wait for a snapshot of West Bengal. Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas, the theme, the state's rich cultural heritage, architectural excellence and artistic traditions are showcased, featuring terracotta temples of Bishnupur and traditional folk art forms like chow dance and baul songs.
For an appreciative audience, eagerly awaiting the next tableau, we have, going past the saluting base, gliding slowly, the tableau from Chandigarh. The Union Territory of Chandigarh presents a tableau celebrating the blend of tradition and modernity under the theme, "The City is Beautiful." खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के बाद विरासत भी और विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी के पहले हिस्से में यार्ड वाद्य यंत्र को देखा जा सकता है। ये एक प्राचीन तमिल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी संगीत विरासत को दर्शाता हुआ। यहाँ कल्प वृक्ष के भी दर्शन कीजिए, जो इच्छा पूर्ति का सूचक है, जो बाद में सोने की चिड़िया में बदल जाता है। तब तो कर्तव्य पथ पर झांकियों का सिलसिला लगातार जारी है और हमारे साथ ज्योति कलश साहब भी लगातार बने हुए हैं, फॉर्मर आईएएस, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ नागालैंड। कलश साहब देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की, तो हम बात कर लेते हैं कल्चर की भी, हम बात कर लेते हैं टूरिज्म की भी, और आपसे बेहतर आप जिस अनुभव को लेकर के आते हैं, लेट्स हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इटसेल्फ। सर, आपको कैसा अनुभव वहां पर आपका रहा? नॉर्थ ईस्ट नागालैंड की जब हम बात करते हैं, वहां के टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अपनी फीलिंग्स, आपका अपना एहसास कैसा रहा? सर, नागालैंड एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत खूबसूरत है जी। छोटा सा प्रदेश, एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो समतल मैदान है, दीमापुर। उसके बाद जो सारे जिला हैं वो पहाड़ियों पर है। नागालैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स वहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जो हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 दिसंबर स्टेटहुड का डे है, उसी से कोइंसाइड करता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, जब उसकी इनॉग्रेशन होती है, और तमाम दुनिया से लोग आते हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव कर गया है। एक ज़माना था जब बहुत कुछ नहीं था, बहुत लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर थे वहाँ पर। आज के डेट में बड़े अच्छे अच्छे होटल्स आ गए हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। आप दिल्ली से उड़े तो सीधा दीमापुर, और दीमापुर जब पहुंचते हैं तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स वो हेलीकॉप्टर के जरिए कनेक्टेड हैं। ऑल 16 डिस्ट्रिक्ट्स आप कहीं भी जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी अब वो कोई चैलेंज नहीं रहा। आपका रेल यातायात सेवा भी, राजधानी भी जाती है, शताब्दी भी जाती है, गुवाहाटी से बहुत अच्छा कनेक्शन है, और दिल्ली से डायरेक्ट है डिब्रूगढ़ वाया दीमापुर। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप वॉल्वो बस लेते हैं या राज्य सरकार की बसें लेते हैं और सीधे आप स्टेट कैपिटल पहुंच जाते हैं या दूसरे जिला में पहुंच जाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, जो पहले लोग नहीं जाते थे, 2 वजह उसकी थी, एक सुरक्षा और दूसरी कनेक्टिविटी। तो सुरक्षा आज के डेट में मैं कहता हूं, और राज्य सरकार को पुरस्कृत भी किया गया जब ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हुआ था, एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उस अवार्ड को मैंने लिया था राज्य सरकार के बिहाफ में। तो आप
इससे अनुमान लगा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है बहुत ही अच्छी हो गई है। जी। इधर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई मेजर इंसिडेंट आपके नज़र में नहीं आया होगा, सुनने में नहीं आया होगा जिससे वहाँ का माहौल ख़राब हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि नागालैंड की एक खास डिमांड हुआ करती रही। पहले सेपरेट स्टेट की डिमांड हुआ करती थी, वो चाहते थे, सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो रही थी कि इस स्टेट को अलग कर दिया जाए, हिंदुस्तान का ये पार्ट नहीं हो। 1964 1 दिसंबर को इस स्टेट का स्टेट दिवस है, राज्य दिवस जिसको कहते हैं, इसका बर्थ डेट है। और उसके बाद शिमला पैक्ट हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ, 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ। और जो वहाँ के उग्रवादी संगठन थे, जो NSCN जो मेन था, उसके साथ समझौता हुआ, वार्तालाप हुआ। और उसके बाद फिर NSCN ब्रेक कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है। और आज के डेट में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो प्रमुख है, वो NSCN IM है, सब लोग जानते हैं। आइजैक मोइवा ग्रुप है जो सबसे डोमिनेंट है, और दूसरा NSCN खाफलांग ग्रुप है, K ग्रुप कहलाता है, फेडरल ग्रुप कहलाता है। ऐसे कई वहाँ पर संगठन हैं जी। लेकिन भारत सरकार ने पहल की, उन लोगों से बातचीत किया, उन लोगों के टॉप लीडर्स से बातचीत की। और मैं बहुत सारे मीटिंग्स को अटेंड किया हूँ, उनके वार्तालाप में रहा हूँ। उनकी डिमांड रही है इसको सेपरेट स्टेट करने की। और इस डिमांड्स पर हम आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, और इस पे थोड़ा डिटेल में हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं कर्तव्य पथ, जहां सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सांस्कृतिक झांकियों की, एक के बाद एक खूबसूरत नजारों से पटा हुआ कर्तव्य पथ। जयति जय मम भारतम, जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। देवभूमे भूमे त्याग भूमे नमो नमः, मातृभूमे नमो नमः।
मम भारतम् देवभूमे नमो नमः वेदभूमे नमो नमः त्यागभूमे नमो नमः मातृभूमे नमो नमः नमो नमः नमो नमः जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम् जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम् तेरी जय मम भारतम् तेरी जय मम भारतम् तेरी जय मम भारतम् जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय मम भारतम् 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 जयति जय जय मम भारतम् भारतम् तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तरफ से झांकी संगीत नाटक अकादमी 5000 आर्टिस्ट और जय मम भारतम थीम, क्या अद्भुत नजारा देखने को मिला। हमारे साथ हमारे खास मेहमान संजीव श्रीवास्तव साहब भी लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, अब देखिए साहस और कला, इन दोनों का कैसा अद्भुत समागम हमें कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रहा है, और वह भी इस ओकेजन पर इसे ग्रेस करने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मौजूद हैं। क्या ही कोइंसिडेंस है सर कि आज से 75 साल पहले भी ऐसा ही संयोग बना था, उस वक्त भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पहुंचे थे, और यह नजारा। जी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि जो पहला जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन भारत में हुआ था, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सोकर्नो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, और आज 75 वर्ष के बाद फिर से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं वो लगातार सशक्त और मजबूत बने हुए हैं, और इन संबंधों की जो नींव है वो इतिहास में भी जाती है। बाली, जावा, सुमात्रा जैसे जो वहाँ पे इंडोनेशिया के जो क्षेत्र थे, वहाँ पर भारत के जो पुराने जो गणराज्य हुआ करते थे, उनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे, संबंध थे। उड़ीसा के जो हमारा राज्य था, उसके कलिंगा के साथ बड़े थे ताल्लुकात थे, गहरे व्यापारिक रिश्ते थे बाली, और उसके अलावा चोल, चेर और पांड्य जो साम्राज्य थे, उनके साथ भी भारत के जो गणराज्य थे, उनके साथ इंडोनेशिया के गहरे संबंध थे। तो ये इंडोनेशिया और भारत के जो संबंधों का जो आधार है वो हमारे साझा संस्कृति भी है, साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित तो है ही, साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो विरासत है वो भी इन दोनों राष्ट्रों को नजदीक लाती है। जो इंडोनेशिया में जो आप मंदिर को देख लीजिए, वहाँ पर जो भारत की संस्कृति के अनेक जो छटाएं वहाँ पर इंडोनेशिया की सोसाइटी में भी मिल जाएंगी। तो ये जो भारत और इंडोनेशिया की जो पूरी जो साझा विरासत है वो इन दोनों देशों को साथ में लाती है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का यहाँ आना इस बात को भी दर्शाता है कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो कि पहले कभी हम लुक ईस्ट कहा करते थे, और आज का ये जो नया भारत है उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम चलते हैं, और पूरे इंडोनेशिया उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान की सेंट्रलिटी है, और आसियान के अंदर भी इंडोनेशिया के ऊपर हमारा एक विशिष्ट जो है अप्रोच रहता है। और इंडोनेशिया से हमारे व्यापारिक रिश्ते तो बड़े ही हैं, हमारे रक्षा के संबंध भी इंडोनेशिया से बढ़ते जा रहे हैं। और इंडोनेशिया भी जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना करके रखने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहा है, और भारत से भी वो अपेक्षा करता है कि भारत अपनी भूमिकाओं को अदा करेगा।
और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि आज का ये जो नया भारत है वो घटनाओं को सिर्फ पेरीफेरी पर बैठ करके देखने में यकीन नहीं करता, बल्कि उसमें हम अपना पूरा कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन करते हैं। बिल्कुल। और भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी देखा जाता है। और जैसा कि ज्योति कलर साहब ने बताया कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो भी जिस तरीके से तेज गति से अपना विकास कर रहे हैं, प्रगति की ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं, वो भी हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सशक्त और मजबूत बनाने का कार्य कर रहा है। और नॉर्थ ईस्ट जो गेटवे ऑफ जो साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के जो ईस्ट एशिया की तरफ है, वो जाहिर है कि उसमें नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। अभी सीधी तस्वीरें फ्लाई पास्ट की आप देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स और उसकी ताकत को आप विटनेस करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्तव्य पथ की यह सीधी तस्वीरें जहां हैरत अंगेज कारनामे और इंडियन एयरफोर्स की ताकत एक साथ। Formation led by Wing Commander Pinak Ashok Kute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. The formation comprising one AIM-32, which is airborne from Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. AIM-32, a strong, rugged aeroplane with a mighty roar, is the workhorse of the Indian Air Force Transport Fleet. तो डॉनियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाग के समय पर सहायता। The Satluj formation. The Dorniers belonging to 41 Squadron, also known as the Otters, with the motto Samay Par Sahayata. They had the unique distinction of being the only aircraft in the IAF with the role of air calibration of the IAF airfields. And now, the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation flypast, Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, Vayam Rakshamaha, the Indian Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. The formation led by DIG Kamal Bharadwaj and other aircraft flown by DIG Siddharth Bhandari and Commandant Jayant Thorat. रक्षक फॉर्मेशन राष्ट्रीय समर स्मारक के ऊपर से गुजरता हुआ। The Indian Coast Guard Dorniers capable of carrying out maritime reconnaissance, search and rescue, pollution response, maritime security, anti-piracy and assistance to fishermen at sea. And now the next formation, Arjun formation. Formation comprising one C-130J Super Hercules aircraft and two C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. 295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के साथ, और इस फॉर्मेशन का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह कर रहे हैं। C-295 में विंग कमांडर सौरभ सिंह और विंग कमांडर C.P. रेड्डी। And now the Varuna formation comprising one PHI aircraft of the Indian Navy and two Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force. The Sukhoi 30 air dominance fighter aircraft of the Indian Air Force. The PHI is a long-range maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft equipped with the state-of-the-art sensors and weaponry, including indigenous equipment, making it the most potent maritime platform. The aircraft undertakes wide range of missions. The formation today led by Commander Ruchit Kaur, flying the PHI, and the Sukhoi 30 flown by Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal. PHI airborne today from Air Force Station Jaisalmer, while the Sukhoi is airborne from Air Force Station Jodhpur. This formation is flying at a speed of 555 kilometers per hour. Formation led by Commander Ruchit Kaur. एक के बाद एक विमान हवा में उड़ान भरते हुए, आसमान को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस का परिचय। अब बारी है Bhim formation. Now gracing the skies is the awe-inspiring Bhim formation. Leading this majestic display is the C-17 Globe Master.
true embodiment of power, endurance and reliability in the air. भीम फॉर्मेशन में एक C-17 और 2 Su-30 विमान एशॉन स्टीमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन समीप तेजावन के नेतृत्व में, साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर सुदीप पी। Captive transport aircraft C-17 taken off today from Air Force Station Hindon, while the Sukhois got airborne from Jodhpur. Formation flying at a speed of 555 kilometers. Led by Group Captain Sameep Nijhawan, mentioned in dispatches. Sukhois flown by Group Captain Dhruv Kumar, Vayu Sena Medal and Wing Commander Sudeep V. निगाहें आसमान में इन वायु गर्जन करने वाले विमानों को ढूंढ रही हैं और एक के बाद एक हैरत अंगेज कारनामे करते हुए फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए। And now time for faster moves with pure fighter formations. In the lead, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environment and thus a valuable asset for close air support, precision strikes and reconnaissance missions. And there you can see 5 Jaguars in arrow formation, formation led by Group Captain Akash Chechi. The other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Wing Commander Bharat Singh, Squadron Leader A.K. Jha and Squadron Leader Aditya Jamdagni. अमृत फॉर्मेशन 5 जैगुआर विमान, भारत की सुदृढ़ वायु शक्ति का प्रदर्शन। स्क्वाड्रन का मोटो शक्ति विजयते, आदर्श वाक्य। फॉर्मेशन का नाम अमृत काल, भारत का विजन 2047। Near Bikaner and flying at a speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. Marvel the choreography of power and precision, each jet being a symbol of the guardianship that keeps our skies sovereign and safeguard. उपस्थित जनसमूह विस्मित है, आह्लादित है, रोमांचित है, प्रसन्न है भारत की इस वायु शक्ति का अवलोकन करके। अमृत फॉर्मेशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन की। 6 Rafale, omnipotent fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one could say that even the winds along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. 6 Rafale fighter aircraft flying formation led by Squadron Leader Amol Garg, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, Squadron Leader Arun Athare and Squadron Leader Shivangi Singh, all from 17 Squadron. 17 स्क्वाड्रन जिसका आदर्श वाक्य उदयम अस्त्रम, 6 राफेल विमान हवा में विलीन होते हुए। And now the audience thrilled to welcome the last but second in the series. We have the Trishul formation. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंत का, दुश्मन के संहार का परिचायक। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15 Squadron. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए। Having pulled up, watch the leader going further up and the wingmen splitting to cast a trishul or a trident up in the air. Formation led by Group Captain Manish Arora. और अब रोमांच की पराकाष्ठा, विजय फॉर्मेशन। एक राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर नजर आएगा। सांसें थाम कर रखिए अपनी। And in command of Group Captain Abhishek Tripathi along with Flight Lieutenant Sona, here comes the single Rafale flying at
touch the sky with glory as he will execute the victory roll over Kartavya Path today. Known as the Falcons of Champ and Aknoor, flying with their motto, Anbhishya Bhedi or Seek to Destroy. That's Group Captain Abhishek Tripathi. Climbing up, carrying out the victory roll, and finally will disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabhash Prashram Deeptam. Absolutely. Glory in the sky, touching the sky with glory. Historically, we know fly past have a special affinity with parades and form their aerial component. And today, here, the absolutely captivating fly pasts shown specially for you through our specially placed cameras. And what a glorious day for a glorious fly past. Lovely sunny day, a gorgeous blue sky, the framework, and here we are, having witnessed the grand finale of our 76th Republic Day celebrations. Well, we can see exhilaration and excitement of the parade's elements settling down in a feeling of warm contentment and satisfaction, getting rooted in national pride and sentiment, settling overall present here. Well, it's interesting to note that even though this event is a regular feature every year, each time we watch it, there is a special kind of novelty to these celebrations. And though the parade at Kartavya Path in New Delhi concludes, the celebrations do not end. As Indians, we have so much to celebrate. A solid, inclusive and deeply valued constitution that guides our journey as a republic. An aspirational and young population with limitless potential to economies in India and for those across the world. And of course, a diversity that enriches, challenges, bridges and nourishes. Awaiting the arrival of the President's bodyguard, and we can see them coming for the national anthem. And then they will escort the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and our chief guest for today, President Prabowo Subianto, President of देशवासी हमारे शास्त्रों में घोड़ों को सूर्य पुत्र माना जाता है। हमारे मान्यता है कि घोड़ों का जन्म समुद्र मंथन से हुआ और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर संजो कर रखते भारतीय सेना के लिए घोड़सवार शूरवीर। अब कमांडेंट द्वारा सलामी शस्त्र का आदेश होगा, राष्ट्रगान होगा। आप सबसे आग्रह कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी इस दौरान सैल्यूट करें। The nation extends a heartfelt gratitude to His Excellency. शानदार और भव्य समापन गणतंत्र दिवस समारोह का आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगो वाले बैनर्स ऊंचाइयों को छूते हुए संविधान के
75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई। Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky, a beautiful blue winter sky welcoming them in its warm embrace, the symbolic rising of the aspirations of a people who have always believed in the existence of a higher calling. This year, the release of these balloons also commemorating 75 years of the Indian Constitution, a constitution that keeps us anchored and grounded as we spread our wings to follow our dreams. And as we participate in celebrating all the sights and the signs and symbols that unite us, days like today remind us that we are not just individuals, but a comity of nations, a larger collective. The President, along with our chief guest, having seen some beautiful moments, captured memories, a warm reinforcement of the camaraderie and coming together of values that give these two democracies and republics their meaning. भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ परंपरागत बग्घी में कुछ ही समय के उपरांत प्रस्थान करेंगी राष्ट्रपति भवन की ओर। उन्हें विधिवत विदाई दी जा रही है। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप। कर्तव्य पथ पर आज देश की सामरिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। भारतीय वायुसेना के विमानों का वायु गर्जन सुना हमने, वायु विचरण देखा, रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचा ये समारोह। डेयर डेविल्स के हैरत अंगेज कारनामे देखे, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का प्रदर्शन हुआ और 76वां गणतंत्र दिवस अपनी पराकाष्ठा पर, अपने वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा। विरासत और विकास, ये मंत्र भी है और विषय भी है, और उसी विरासत को दर्शाती माननीय राष्ट्रपति की ये बग्घी जो 4 दशक बाद कर्तव्य पथ पर लौटी, एक इतिहास है इसका। और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक और उनके साथ देश की माननीय राष्ट्रपति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच के सामने से राष्ट्रपति भवन की ओर। यहां दीर्घाओं में उत्साह, दर्शकों को आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट जाएंगे और उनको माननीय प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने का एक बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोहिक दायित्व निभाते हुए आज के शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस समारोह के बाद माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन की ओर ले जाते हुए। In fact, today we can do much more than just observe tradition. Days like today bring us together as a people on whom rests the responsibility to rededicate, refine and repurpose our own individual efforts for nation building, to pull back from the rigor and humdrum of daily life and see what kind of a country are we building, to realign some of our individual hopes and dreams with that of the nation and collective hopes and dreams. Post the culmination of the parade here, we now see the departure of the Vice President of India from the city to base. विरासत की नींव पर विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर भारत
पिछले 10 सालों से उन्नति एवं उत्थान की जनभागीदारी और मानव कल्याण की ऐसी गौरव गाथा रच रहा है वो Look at the miles we have covered, and of course, deep planning into the miles we have yet to cover. To bridge the divide, to bring in equity in all ways. And in fact, what we mentioned earlier, to bridge the divide is also what the Prime Minister is likely to do when he walks towards the enclosures to greet people from a closer vantage point. So though it's a lovely day and the enclosures are full, we've seen that even in the coldest of cold days, even during a wet spell at this time of the year, people turn out in large numbers from all walks of life, from all quarters of the country to see the parade. कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस की परेड के उपरांत माननीय राष्ट्रपति महोदया का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर और माननीय प्रधानमंत्री महोदय उपस्थित जनसमूह में उत्कंठा है, उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय जरूर उनके करीब आएंगे। और आप देख सकते हैं उपस्थित जनसमूह के चेहरे पर मुस्कुराहट। उन्हें आशा है कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बहुत करीब, बहुत पास महसूस करेंगे आज के इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर। तो सुखोई, जैगुआर, रफाल, वायुसेना की ताकत, उसका एहसास और उसी के साथ तमाम संस्कृति और झांकियों का उल्लेख और उसका प्रदर्शन भारतीय गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज की यह शानदार प्रस्तुति जो आप कर्तव्य पथ से देख रहे थे उसका समापन होता हुआ और हमारे प्रेसिडेंट अब वापस राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री लोगों से मिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कलश साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, श्रीवास्तव साहब भी बने हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, आपके पास आने के पहले एक बार कलश साहब के पास हो लाते हैं। कलश सर, अब देखिए, बात हम टूरिज्म की कर रहे थे, नागालैंड के ऊपर उसकी पर्सपेक्टिव आपके हिसाब से, नजरिए से उसकी हम कर रहे थे। उसके बारे में आप अगर कुछ एड ऑन करना चाहे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट नागा पीस अकॉर्ड के रूप में भी सुनने को मिल रहा है, प्रोसेस में है, एक कहीं ना कहीं अलग स्टेट की बात, ये सारी चीजें, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? सबसे पहले टूरिज्म पोटेंशियल जो नागालैंड में है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि नागालैंड लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है एंड फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो दिसंबर 1 से दिसंबर 10 तक हर साल मनाया जाता है। फेस्टिवल्स इतने हैं वहाँ पर, ट्राइबल फेस्टिवल्स के अगर चाहे तो हर महीने एक फेस्टिवल होता है जी, कभी कभी तो 2, बट ऑन एन एवरेज अगर हम ले तो एक फेस्टिवल हर महीने होता है। और फेस्टिवल अपने आप में अनूठा अनुभव आपको देगा क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं, जो 16 मेजर ट्राइब्स हैं नागालैंड की, उनकी अपनी विशेषताएं हैं, उनके अपने शॉल्स हैं। जो मैंने अभी स्टॉल पहना हुआ है, ये डिफरेंट पैटर्न्स के आपको मिलेंगे डिफरेंट ट्राइब्स के, चाहे वो अंगामी हो, चाहे आओ हो, चाहे संगतम हो, बहुत सारे ट्राइब्स हैं वहाँ पर। उनके ट्राइबल डायलेक्ट्स हैं, उनकी एक कॉमन लिंग्वा फ्रैंका है जिससे वो बात करते हैं आपस में, नेगमीज जिसको कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजी के भी शब्द होते हैं, हिंदी के भी शब्द होते हैं, आसामी, बंगाली, उड़िया सब मिक्स्ड होके ये नेगमीज बन जाता है। तो आउटसाइडर्स को बहुत मुश्किल इसलिए नहीं होती है कि वहाँ अंग्रेजी ज़्यादा चलती है, हिंदी भी बोल लेते हैं क्योंकि टीवी का इतना प्रभाव पड़ चुका है, सोशल मीडिया का इतना प्रभाव पड़ चुका है कि वो हिंदी समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं और हिंदी एक माध्यम बन गई है वहाँ भाषा की। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो वहाँ पर अच्छे होटल्स आ गए हैं, होम स्टेज बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, टेंट्स की व्यवस्थाएं बहुत हो जाती हैं जिससे बहुत अधिक मात्रा में लोग जाते हैं। यहाँ पर एक इशू है जिसको मैं ज़रूर अपने सब फोरम पर कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट एक सब्सिडाइज्ड स्टेट है, कहने के लिए तो सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से, लेकिन मेरा एक सुझाव है टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए।
जब तक कि अगर आप एयर फेयर को कम नहीं करेंगे बिल्कुल तो लोग का जाना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप कनेक्टिविटी देते हैं तो साथ साथ अगर आप सब्सिडी दे एयर फेयर में तो वो एक इंसेंटिव का काम करता है। अभी मैं थाईलैंड गया हुआ था तो वहाँ वीजा फ्री है, आपको वीजा का पैसा नहीं लगता है। हाँ। तो एक बहुत इंसेंटिव की तरह वो काम करता है। तो अगर आप दिल्ली से दीमापुर जा रहे हैं, एक तरफ से अगर आप 10,000 रुपया देते हैं, आने जाने का 20,000 या 25,000 हो जाता है, और जब जो फेस्टिवल्स होता है उसमें तो करीबन 40-45,000 हो जाता है आने जाने का। तो लोगों के पास ऑप्शंस बन जाते हैं, फिर मैं क्यों नहीं दूसरे कंट्री चला जाऊँ, आजू बाजू के कंट्री चला जाता हूँ, या किसी हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में जाके घूम के आऊँ, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं। तो मैं यहाँ सुझाव ये देना चाहता हूँ कि अगर एयर फेयर के ऊपर सरकार सोचे, कम करे, तो आप टूरिस्ट को बढ़ावा देंगे, टूरिस्ट वहाँ ज्यादा पहुंचेंगे, ज्यादा संख्या में, और इससे स्टेट टूरिज्म फ्लरिश करेगा, बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट होगा। एक तो ये बात। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था सुरक्षा से संबंधित नागा पीस अकॉर्ड की बात, नागा पीस अकॉर्ड अभी तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसका एक पिछला स्टेप जो होता है, एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट रीच आउट किया गया, अग्रीमेंट वो साइन किया गया NSCN-IM और भारत सरकार के बीच में 2015 में ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था। सो ये एक रोड मैप है, ये आपको ले जाता है कि इस डायरेक्शन में जाएं, और अल्टीमेटली ये कल्मिनेट करेगा, नागा पीस अकॉर्ड साइन करने में मदद करेगा जी। लेकिन इसमें कुछ हिचेज हैं, कई राउंड्स ऑफ टॉक्स और अभी चल भी रहे हैं। मेरा सुझाव यह है भारत सरकार को, और जो हमारा अनुभव है, कि इसको जितनी जल्दी हो सके वो इसको आयरन आउट कर ले, डिफरेंसेस को। जो उनके तरफ से जो मेजर ऑब्जेक्शंस हैं कि उनके एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए या एक सेपरेट फ्लैग होना चाहिए, इस पर वार्तालाप रुक जाती है। और भारत सरकार भी जस्टिफाइड है इस पॉइंट पर कि भाई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जब एब्रोगेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर का, तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे दे सकते हैं। तो एक वो मेजर इशू है, और सेपरेट फ्लैग की बात उठती है। यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढना चाहिए जो कि दोनों के इंटरेस्ट में हो, म्यूचुअल इंटरेस्ट में हो। नागालैंड की सरकार को भी समझना चाहिए कि हाँ यहाँ तक हम भारत सरकार जा सकती है, और नागालैंड सरकार भी यहाँ तक एकोमोडेट कर सकती है। तो ये आपस में अगर समझौता हो जाता है तो हो सकता है नागा पीस अकॉर्ड साइन हो जाए। ये तो मुझे एक अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे ये बड़ा डिस्टर्बिंग सुनने में लगा था। जैसे ट्रम्प साहब ने कहा अमेरिका फॉर अमेरिकन्स या अमेरिकन फॉर अमेरिका, ऐसा ना हो कि नागा फॉर नागालैंड हो जाए। ये एक मेजर कंसर्न है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसलिए अपने इंटरेस्ट में है कि जितनी जल्दी हो सके इस डिफरेंसेस को आयरन आउट करे, खत्म करे, और नागा पीस अकॉर्ड साइन करे, क्योंकि सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स, भगवान न करे कि ऐसा कुछ हादसा हो जाए। भी आइजैक साहब तो नहीं रहे, मोइबा साहब की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती है, दोनों टॉप लीडर्स एक तो नहीं रहे, बहुत रेस्पेक्टेड रहे आइजैक एंड मोइबा। अभी भी मोइबा की बात सुनी जाती है, सब लोग उनको मानते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। तो अगर जब तक वो जीवित हैं, अगर ये अकॉर्ड साइन हो जाता है तो भारत सरकार के इंटरेस्ट में है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के इंटरेस्ट में है, और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के साथ डील करने में डिफिकल्टी है। ठीक है, बहुत बहुत वाइटल पॉइंट आपने हाईलाइट किया, और संजीव श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ बने हुए। देखिए सर, अब क्या ही कोइंसिडेंस ये भी है कि कलश साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट की ओर आपने इशारा किया, गजब का कॉन्फ्लुएंस है और यह देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत ने अपनी ताकत को दिखाया है, हम एक ऐसे जंक्चर पर खड़े हैं, प्लैटिनम जुबली हम मना रहे हैं। ऐसे में वे अहेड, अब आगे हमारी क्या रणनीति होने वाली है, आगे हम अपनी जो संगठित शक्ति है इसको और कैसे प्रोजेक्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आज के इस टोटल सिनारियो को लेकर आपका भी एक क्लोजिंग टेक सर। देखिए, हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है वो लगातार मजबूत हो रही है, और इसको हमें और सशक्त बनाना है, और इसको एक धार भी देनी है। और भारत जैसे कि पूरे विश्व को बड़ी अपेक्षाएं हैं, और भारत उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आज का जो नया भारत है पूरी तरह से तैयार भी है। लेकिन यदि हमें अपनी जो वैश्विक भूमिकाएं हैं वो ठीक तरीके से निभानी है,
तो हमें अपने आप की जो शक्ति है, अपनी जो समग्र नेशनल पावर है, उसको और अधिक से अधिक मजबूत बनाना होगा। और इस दिशा में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि आज की सरकार के पास, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, उसके पास एक विजन है। और ये जो विजन है, विकसित भारत को बनाने का जो विजन है, उसके ऊपर सभी समन्वित तरीके से और संगठित तरीके से अपना योगदान भी दे रहे हैं। और जो आपने आज झांकियों में देखा, और जिस तरीके के तमाम जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने अपनी झांकियां निकाली, राज्यों ने अपनी झांकियां निकाली, सेनाओं ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, पुलिस फोर्सेस ने अपनी झांकियां निकाली, ये इस बात को दर्शाता है कि आज का जो भारत है, नया भारत है, वो विकसित भारत के बनाने के लक्ष्य की तरफ लगातार सशक्त और मजबूत कदम बढ़ा रहा है। और ये एक जाहिर है कि मेरा ऐसा मानना है कि वो दिन अवश्य आएगा कि जब हम विकसित भारत को बनाने का लक्ष्य हासिल करेंगे। और ये एक लॉन्ग टर्म का विजन अवश्य हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो हर एक दिन महत्वपूर्ण है, और हर एक दिन हमें अपना जो कंट्रीब्यूशन और तो अंत में मैं आज यही कहूंगा फिर से कि आज हम जो कर्तव्य पथ पर हमारे जो सेना जवानों का, हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करने वाले जो कलाकार थे, उनका हमने सारा परफॉर्मेंस देखा। हमें अपने इस तरीके का कार्य करना है कि हम राष्ट्र की शक्ति को और अधिक बढ़ाएं और भारत के विजन को हासिल करने की दिशा में अपना योगदान दें। बिल्कुल, आपके इंसाइटफुल थॉट्स के लिए आप दोनों खास मेहमान, ज्योति कलश साहब आपका, संजीव श्रीवास्तव साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपने व्यू पॉइंट्स को हमारे दर्शकों के सामने रखा। और आज जब हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की, आज हम बात कर रहे हैं उस पल की जब शौर्य और पराक्रम और उसके साथ कला और संस्कृति का अद्भुत समागम हमें कर्तव्य पथ पर भी देखने को मिला, और एक ऐसी छटा वहां पर बिखरी जिसको हर कोई देख करके ऐसा लगा मानो मंत्रमुग्ध सा हो गया। आज हमारे साथ अभी के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।